चलिए, आज जो हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे सीरियलाइजेशन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सीरियलाइजेशन में जब हम बात करते हैं, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। मैंने बना भी रखा है कोड, बस आज मुझे लिखना नहीं है। आज मुझे सीधा सीधा बताना है तो स्लो होगा, अभी तो कोई दिक्कत नहीं। सीरियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखो, जब एक क्लास का ऑब्जेक्ट, बेसिक डेटा टाइप्स जो होते हैं वो आप एक फाइल के अंदर राइट कर सकते हैं, राइट? अगर हमें रीड करना है तो बेसिक डेटा टाइप्स को हम रीड भी कर सकते हैं। तो पर अगर हमारी कोई क्लास के टाइप का वेरिएबल है, उस वेरिएबल को हमें फाइल के अंदर राइट और रीड करना है, ठीक है, तो हमें उसे सीरियलाइज करना पड़ेगा। सीरियलाइज का मतलब होता है ऑब्जेक्ट से कन्वर्ट करना इनटू स्ट्रीम्स में। ठीक है, सीरियलाइज का मतलब क्या होता है? कन्वर्जन फ्रॉम ऑब्जेक्ट स्ट्रीम। और डीसीरियलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग स्ट्रीम टू ऑब्जेक्ट। उल्टा प्रोसेस होता है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ सीरियलाइजेशन। इतनी बात समझ में आ गई? ये याद रखिएगा, ये ठीक है। एज अ थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, अब ये किस लिए यूज होता है? जब हम बात करते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट है क्या, कह क्या रहा है? तो सबसे पहले तो एक छोटी सी डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड में लिख लोगे तो वो बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, सीरियलाइजेशन इज अ मैकेनिज्म ऑफ राइटिंग Serialization is a mechanism of writing the state of an object into byte stream. ठीक है, state of an object into byte stream, मतलब streams में, क्योंकि आप डेटा जो राइट करोगे वो बाइट स्ट्रीम में राइट करोगे, तो स्ट्रीम्स के अंदर राइट करने के लिए यूज होता है सीरियलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, किसी भी क्लास को अगर हमें सीरियलाइज बनाना है तो हमें उसे उस क्लास में इंप्लीमेंट करना होगा। किसको? सीरियलाइजेबल इंटरफेस को। सीरियलाइजेबल एक इंटरफेस है, अगर हम किसी क्लास के अंदर सीरियलाइजेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर देते हैं, ठीक है, उससे वो क्लास इंप्लीमेंट हो जाती है, तो वो क्लास ऑटोमेटिकली सीरियलाइज हो जाती है। ठीक है, ये बात समझ में आई? ठीक है। ओके। The reverse operation of serialization is deserialization. ठीक है, where byte stream is converted into object stream, into object, सॉरी ऑब्जेक्ट स्ट्रीम कह रहा हूं। तो ये चीज याद रखना, ये भी लिख लो, डीसीरियलाइजेशन। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट को राइट करने के लिए एक फंक्शन है राइट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को रीड करने के लिए एक फंक्शन है रीड ऑब्जेक्ट। ये सीरियलाइज ऑब्जेक्ट को राइट करता है राइट ऑब्जेक्ट, और रीड करता है रीड ऑब्जेक्ट, और डीसीरियलाइज करता है राइट। समझ में आ गई ये बात? इतना क्लियर है? हाँ जी। ओके। यस। अब हम इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो हमारा डेटा स्ट्रक्चर, यहाँ हमने एक पैकेज ही बना लिया अलग से इसके। सबसे पहले हम क्लास बनाएंगे। क्लास हमने ईएमपी बनाई, कुछ बहुत ज्यादा चीजें हम नहीं करने वाले हैं। हमारी ईएमपी क्लास के पास 3 चीजें हैं, रोल नंबर, नेम, मार्क्स। मार्क्स रखे हुए हैं, मार्क्स की जगह आप ग्रेड कह सकते हो इसे, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं क्या नाम है। ये वेरिएबल्स रखे। नॉर्मल क्लास आप क्रिएट कर रहे हो, उसके अंदर आपने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया, गेटर सेटर फंक्शन बना दिए। ठीक है, गेटर सेटर फंक्शन यू नो ना? यस और नो? नो। ओके, आई विल टेल। गेटर फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो फंक्शंस क्लास के वेरिएबल की वैल्यू को क्लास के बाहर एक्सेस करने की परमिशन प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स हैं, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, इनको बाहर से एक्सेस कर सकें, तो हम कर सकते हैं लाइक गेट रोल नंबर, ये रिटर्न करेगा रोल नंबर की वैल्यू। ऐसे ही गेट नेम होगा, वो रिटर्न करेगा नेम की वैल्यू। ऐसे ही गेट मार्क्स होगा, वो मार्क्स की वैल्यू रिटर्न करेगा। गेटर फंक्शन क्लियर है? ठीक है। ऐसे ही हाँ सेटर जी। फंक्शन होते हैं जिनके आगे हम लिखते हैं सेट, सेट नेम, सेट मार्क्स, सेट रोल नंबर। ये करते हैं वैल्यू इनिशियलाइज। तो इसमें हमने पैरामीटर में लिया नेम, और नेम को इनिशियलाइज कर दिया नेम नाम के वेरिएबल में। ऐसे ही मार्क्स, ठीक है। मार्क्स में, और रोल नंबर में। अभी क्लियर हो गया गेटर सेटर फंक्शन? गेटर फंक्शन का प्रीफिक्स होता है गेट और वेरिएबल का नाम, लाइक रोल नंबर, गेट नेम, गेट मार्क्स, जो भी आपके फील्ड्स होंगे उनके आगे गेट लगा दीजिए। दीज आर गेटर फंक्शन। सेटर फंक्शन का प्रीफिक्स होता है सेट कीवर्ड, ये पैरामीटर लेके वैल्यू इनिशियलाइज कर देता है। क्लियर है? हाँ जी। इसे हम क्रिएट कैसे करते हैं? इन एक्लिप्स हम, जैसे ये प्रोग्राम हमने लिखा है,
हम सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, रोल नंबर, नेम, मार्क्स। हम क्या करेंगे फिर, राइट क्लिक, पहले मैं इन सबको ही डिलीट कर देता हूँ, देन यू फील गुड। ओह माय गॉड, लाइक हमने इतनी क्लास बनाई, इन वेरिएबल्स के बाद हमने लिखा, राइट क्लिक करा, सोर्स पे गए हम, यहाँ पे जनरेट गेटर सेटर मेथड है, ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा गेटर सेटर मेथड। हाँ हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, ओके ओके। हाँ बेटा, हाँ हाँ छोटी है, ठीक है। देखो यहाँ पे किया, ये फंक्शंस ऑटोमेटिकली क्रिएट होके आ गए। क्लियर है? ठीक है। समझ में आ गया आपको? हाँ जी। ओके। अब हमें ऐसे ही एक कंस्ट्रक्टर अगर बनाना है तो जावा आपको ये ऑप्शन भी देती है, सोर्स में जाइए, सोर्स में जाके यहाँ पे कंस्ट्रक्टर आता है, कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स और कंस्ट्रक्टर यूजिंग सुपर क्लास। तो हमने कहा सुपर क्लास, तो ये सुपर क्लास मतलब बेस क्लास कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपका बन के आ गया। यू कैन यूज लाइक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर अगर आपको बनाना है तो यू कैन डिफाइन लाइक दिस सोर्स यूजिंग फील्ड, तो जो फील्ड्स हैं उसके बेस पे कंस्ट्रक्टर भी बन के आ जाएगा। ये देखो, तो कंस्ट्रक्टर ठीक गेटर है। सेटर फंक्शंस आर ऑटोमेटिकली क्रिएटेड। ठीक है, ये बन गया हमारा। ओके। पर इस क्लास को हमें क्या करना है, सीरियलाइज करना है। सीरियलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट सीरियलाइजेबल। ओके। जस्ट ये लिख दीजिए, ये एक इंटरफेस है, इससे हमारी ये क्लास सीरियलाइज हो गई। ठीक है, एक और काम हम करेंगे, टू स्ट्रिंग नाम का एक फंक्शन है जो आपके ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग के फॉर्म में प्रिंट कर रहा है, तो हमने टू स्ट्रिंग बना दिया जस्ट, तो टू स्ट्रिंग भी बन जाएगा। तो ये हमारे सारे वेरिएबल्स को रिटर्न कर देगा स्ट्रिंग की फॉर्म में। ठीक है, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, ये वैल्यू स्ट्रिंग की फॉर्म में रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है। यहां तक कोई डाउट? अब नहीं। आता है हमारा फाइल में हम राइट कैसे करेंगे एक ऑब्जेक्ट को। क्वेश्चन कई बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, हाउ टू राइट एन ऑब्जेक्ट इन ए फाइल। आपको फाइल में अगर राइट करना ऑब्जेक्ट को, तो आप डायरेक्टली राइट नहीं कर सकते। पहली चीज, मेक दैट क्लास सीरियलाइजेबल, जिसका ऑब्जेक्ट आपको राइट करना है। फिर आप ऑब्जेक्ट बनाइए, ऑब्जेक्ट हमने बनाया x1 x2, दो ऑब्जेक्ट्स बनाए। फाइल आउटपुट स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम किस लिए होती है, जब हमें फाइल में लिखना होता है, लिखना हम होता फाइल है। में लिखने वाले हैं। थ्रोज आईओ एक्सेप्शन हमने लगा दिया ऊपर, क्योंकि आईओ एक्सेप्शन आ सकती है, राइट। देन ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम जो है हमारी एक क्लास है जो ऑब्जेक्ट को राइट और रीड करने की परमिशन हमें प्रोवाइड करती है। तो हमने फाइल ओपन की पहले, f1 इज इक्वल टू न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो फाइल नॉट फाउंड मैसेज आ जाएगा, राइट, और एग्जिट कर दोगे। इतना क्लियर है? लाइन नंबर 17 से 25 तक जस्ट हमने फाइल को चेक किया है, फाइल एग्जिस्ट करती है नहीं। इन केस फाइल ओपन हो जाती है तो हमने ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम में हमने f1 जो ऑब्जेक्ट है उसे पास किया है, और फिर f2 में राइट कर दिया ऑब्जेक्ट, x1 और x2 को राइट कर दिया। राइट ऑब्जेक्ट देखो फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है, ये हमारे ऑब्जेक्ट की वैल्यू यानी कि x1 और x2 जो वैल्यूज हैं उन्हें फाइल में राइट कर देगा। देन वी आर क्लोजिंग फाइल। एनी डाउट? इसमें मतलब ये हमारे नॉर्मल जो हम रीड राइट करते हैं फाइल में उससे डिफरेंट कैसे है? उस केस में आप क्या करते हो, उसमें तो आप टेक्स्ट फाइल में रीड राइट कर रहे थे अभी तक, नॉर्मल। हाँ हाँ उसमें आप किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को राइट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास जो फंक्शन है राइट वाला वो तो कैरेक्टर राइट करता है, याद है? हाँ 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 करेक्ट। तो आपके पास तो ऐसा फंक्शन ही नहीं था जो ऑब्जेक्ट को राइट करे। जो अपने फाइल आउटपुट, मतलब बेसिकली अगर आप डायरेक्टली अब फाइल आउटपुट स्ट्रीम या इनपुट स्ट्रीम यूज करते हो तो आप सिर्फ कैरेक्टर को ही राइट कर सकते हो, दैट इज योर कैरेक्टर हाँ स्ट्रीम। पर अगर राइट। आपको बाइट स्ट्रीम में डेटा राइट करना है, बाइट मतलब जिस टाइप की वैल्यू है, लाइक 24 अगर लिखना है तो वो एक इंटीजर वैल्यू है, उसे इंटीजर की फॉर्म में, बाइट के फॉर्म में स्टोर करना है, तो हमें ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम यूज करना पड़ता है। ओके। पास फंक्शन है, इंटीजर राइट कर सकते हो, फ्लोट राइट कर सकते हो, डबल राइट कर सकते हो। इस टाइप की वैल्यूज अगर आपको राइट करनी है देन यू कैन यूज ऑब्जेक्ट बाइट स्ट्रीम, दैट कैन बी राइट यूजर डिफाइन ऑब्जेक्ट और प्री डिफाइन ऑब्जेक्ट आल्सो। ओके। ओके, क्लियर है? ठीक है। हाँ जी। अब हम नो। रीड करेंगे, अगर हमें रीड करना है तो सेम लॉजिक ही प्रेफर कर रहे हैं हम। हमने फाइल ओपन करी है, यहाँ पे फाइल का नाम हमने यहाँ पे ही दे दिया, अलग से ऑब्जेक्ट बनाया नहीं है। फाइल इनपुट स्ट्रीम f1.txt, और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्या बन गया है, इन। आप कुछ भी बना सकते हैं, हमने इन बना लिया।
फिर हमने कहा n डॉट रीड ऑब्जेक्ट, रीड ऑब्जेक्ट से क्या होगा, एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट रीड होके s नाम के वेरिएबल में आएगा और s को प्रिंट कर दो, ऐसे ही s1 दूसरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ट्राई करके देखते हैं। सबसे पहले ये वाला प्रोग्राम रन करना, आप, मैंने रन किया हुआ है इसलिए मैं ये नहीं चला रहा हूँ, मैं सिर्फ ये चला रहा हूँ। रीड ऑब्जेक्ट वाला पार्ट चले, एक मिनट रुको, पहले हम ये कर देते हैं, ये हमारा क्रिएट हुआ। रीड वाले पे जाइए, आ गया रीड, रीड ये रहा, अब रीड कर दीजिए तो वो फाइल रीड हो जाएगी, राइट। देखिए जो रिकॉर्ड्स आपने फाइल में राइट किए थे यहाँ पे अपने फाइल में राइट किए थे ना, रीड कर दिए यूजिंग रीडिंग ऑब्जेक्ट। एनी डाउट? नहीं। तो SE, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ सीरियलाइजेशन। सीरियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट की जो जिस क्लास को करते हो उसे इम्प्लीमेंट, उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं सीरियलाइज इंटरफेस। और एक इंटरफेस जो होता है उसके अंदर जनरली क्या होते हैं, फंक्शंस डिक्लेयर होते हैं। पर जो सीरियलाइजेबल इंटरफेस है उसके अंदर कोई फंक्शन नहीं है। सीरियलाइजेबल इंटरफेस है उसके अंदर कोई भी फंक्शन नहीं है, दैट इज अ ब्लैंक इंटरफेस। कई बार हमसे पूछ लेते हैं कि ब्लैंक इंटरफेस का कोई एग्जांपल बताओ दैट कैन बी सीरियलाइजेबल। और ब्लैंक इंटरफेस आप कब बनाते हो, उसे हम कहते हैं टेक्निकली, उसे हम क्या कहते हैं, मार्कर इंटरफेस। मार्कर इंटरफेस जो सिर्फ नाम के लिए या जो एट्रीब्यूट के लिए आप बनाते हो, ये हमारे कंपाइलर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि हमने मार्कर इंप्लीमेंट इंटरफेस इंप्लीमेंट किया है, जिसके बेस पे हमारा जो EMP क्लास है वो क्या बन गई है, सीरियलाइज बन गई है। ठीक है, ओके। तो ये किसे इन्फॉर्म कर रहा है, हमारी कंपाइलर को, हमारे एट्रीब्यूट्स को। तो मार्कर इंटरफेस का काम सिर्फ यही होता है कि वो इन्फॉर्म करता है टू द कंपाइलर कि हमारे जो प्री डिफाइन वो है वो इंप्लीमेंट हो चुके हैं, एट्रीब्यूट्स इंप्लीमेंट हो चुके हैं, ताकि कंपाइलर उसे रिकॉग्नाइज कर पाए। ठीक है। ठीक है, मार्कर इंटरफेस की एक डेफिनेशन और लिख लो, then you feel good. A marker interface is an interface that has no methods. Marker interface is an interface that has no methods or constant variables inside. मतलब वेरिएबल्स वगैरह भी नहीं होते हैं उसमें, फंक्शन भी नहीं होते हैं और वेरिएबल्स भी नहीं होते हैं। इट प्रोवाइड्स रन टाइम type information about the object. It provides runtime type information about the object. So the compiler and JVM have additional information about the object. Additional information like serialize, ये इसका जो ऑब्जेक्ट है वो serialize होगा, that is your additional. Clonable होगा, that is clonable is also another interface. अगर हमने किसी क्लास को क्लोनेबल बनाना है तो हमें उसे क्लोनेबल बना के ही यूज करना पड़ेगा, अगर किसी क्लास के ऑब्जेक्ट का क्लोन क्रिएट करना है तो that is, these are the some additional information that provided to compiler. Okay, गॉट इट। समझ में आ गया? तो सीरियलाइजेशन का एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था, जस्ट वो बताया मैंने। और जब हमें किसी भी क्लास को सीरियलाइज जब करना होता है, जब हम चाहते हैं उसकी स्टेट को प्रिजर्व करना, स्टोर करना। किसी ऑब्जेक्ट की सीरियलाइज करने का रीजन क्या है, अगर हमसे पूछे कि भाई व्हाई यू वांट टू सीरियलाइज अ क्लास, देन इफ यू स्टोर और persist object of that class, then you make that class serializable. Okay, ओके। done, good enough. This is a हाँ basic जी, concept. हाँ जी। Mm-hmm.